India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यूपी सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं, आरोपों को रियायत क्यों? सीबीआई जांच के पक्ष में भी नहीं दिखा कोर्ट, सबूतों को सहेज कर रखने को कहा। भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं, आरोपी इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्र जारी करने की मांग पर नीट पीजी 2021 के लिए पुनर्मूल्यांकन की मिली अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने एनबीए को किया नोटिस जारी। उपहार सिनेमा अग्निकांड में पटियाला हाउस कोर्ट में सुशील और गोपाल अंसल और 2 कर्मचारियों समेत 4 लोगों को ठहराया दोषी। 12 अक्टूबर को सजा पर बहस होगी, साक्ष्यों से छेड़छाड़ का मामला। चलिए बात सबसे पहले लखीमपुर हिंसा की करते हैं, जिस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने योगी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर अपनी असंतुष्टि जाहिर कर दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मामले को किसी और एजेंसी को सौंपने की बात तक कह दी। यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस भेजा गया है। मुख्य आरोपी को कल सुबह 11 बजे तक समय दिया गया है। समय के अंदर पेश न होने की स्थिति में कानून अपना काम करेगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये बेंच की एक राय है, अगर आरोपी कोई आम आदमी हो तो क्या उसके साथ भी यही रवैया होता? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर प्रतिकूल राय व्यक्त की। कोर्ट सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं दिखा। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान पुलिसिया कार्रवाई में शिथिलता बरतने के चलते राज्य सरकार को मुख्य न्यायाधीश के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। आशीष मिश्र को नोटिस भेजे जाने के मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जिस व्यक्ति पर मौत या गोली से घायल करने का आरोप है, उसके साथ इस देश में इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर व्यक्ति नोटिस के बाद नहीं आता है तो कानूनी सख्ती का सहारा लिया जाता है। उन्होंने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है? सीजेआई ने पूछा है कि अब तक हत्या आरोपित को हिरासत में किस आधार पर नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट को हरीश साल्वे ने कहा है कि अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेज दिया गया है। वो आज आने वाला था, लेकिन उसने शनिवार सुबह तक का टाइम मांगा है। हमने उसे शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी है। सीजेआई ने पूछा है कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन इतने गंभीर आरोपों पर अलग बर्ताव क्यों कर रहा है। कोर्ट ने कहा है कि मामला जब 302 का है तो फिर बाकी मामलों की तरह गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस सामान्यतः क्या करती है? सीधी गिरफ्तारी ही करती है ना। अभियुक्त जो भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के घाव नहीं दिखे हैं, इसीलिए उन्हें नोटिस भेजा गया था। उन्होंने बताया कि घटना स्थल से 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इससे लगता है कि आरोपी का निशाना कुछ और ही था। कोर्ट ने कहा, लगता है यूपी सरकार ने सही और समुचित कदम नहीं उठाए हैं। हम सीबीआई को केस नहीं देना चाहते, गंभीरता को देखते हुए कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, लेकिन यूपी सरकार को एक आम मामले की तरह आरोपी पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने पीठ की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कोर्ट सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी पूछा है कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी, यानी किसी और एजेंसी को जांच देने का भी संकेत दिया। कोर्ट में यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की।
इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र किया गया। इसके अलावा एसआईटी के गठन की बात कही। कोर्ट ने इस पर भी फटकार लगाई कि एसआईटी में सिर्फ स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को रखा गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस मामले की जांच एक वैकल्पिक एजेंसी से कराई जाए और इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वो नीट पीजी 2021 उम्मीदवारों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी करे। अंकों में विसंगति की स्थिति में उन्हें पुनः मूल्यांकन पुनर्जांच के विकल्प की अनुमति दे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम सभी डॉक्टर हैं। नीट यूजी में 16 लाख स्नातक बैठते हैं, जबकि केवल लगभग 1,75,000 है, यानी कि 10% से भी कम जो सभी डॉक्टर हैं नीट पीजी में शामिल होते हैं। वो हमारे लिए पूरी तरह से अलग प्रणाली का पालन कर रहे हैं। हमें प्रश्न पत्र रखने की अनुमति नहीं है। हमें उत्तर पुस्तिकाएं नहीं दिखाई जाती हैं, उत्तर कुंजी अपलोड नहीं की जाती है। हमें नहीं पता कि कितने प्रश्न सही थे, कितने गलत थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, पीजी के लिए क्वेश्चन बैंक बहुत सीमित है, जबकि यूजी के लिए ये बहुत बड़ा है। यदि पीजी के लिए इसका खुलासा किया जाता है तो परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को नुकसान होगा। अगर प्रश्न पत्र का खुलासा किया जाता है तो सभी कोचिंग सेंटर करेंगे। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि फिर इस पर भी बहस होगी कि उत्तर सही है या नहीं है, और फिर उसे चुनौती दी जाएगी। यदि उत्तर कुंजी अपलोड की जाती है तो उत्तरों की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। सीनियर एडवोकेट ने दलील दी कि स्कूल स्तर से लेकर अब तक हमने मूल्यांकन की एक पद्धति अपनाई है, नहीं तो देश की तमाम परीक्षाओं में ये परीक्षा ली जा रही है और स्वाभाविक परिणाम ये है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो रहेगा। कुछ स्तर तक होना चाहिए, कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक पुनः विचार याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बिना किसी कारण या अग्रिम सूचना के पत्नी को तलाक या तलाक उल सुन्नत में देने के लिए मुस्लिम पति के पूर्ण विवेकाधिकार को मनमाना, शरीयत विरोधी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता बजरंग वत्स ने तर्क दिया कि कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। क्या तलाक उल सुन्नत धारा 2C मुस्लिम महिला के अधिकारों का अधिनियम 2019 के तहत तलाक के अर्थ के अंतर्गत आता है? अधिनियम की धारा 2C के तहत तलाक की परिभाषा को पढ़ते हुए वत्स ने तर्क दिया कि तलाक उल सुन्नत तलाक का एक प्रतिसंहरणीय रूप होने के कारण इसके अंतर्गत नहीं आता है। उन्होंने कहा कि तलाक का अर्थ केवल तलाक के बिद्दत को शामिल करता है। तलाक का कोई अन्य रूप तो तत्कालीन नहीं। सुन्नत तत्काल नहीं है, ये रद्द करने योग्य है। कानूनी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी ओर केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने कहा कि तलाक का अर्थ केवल तलाक के उन रूपों को शामिल करता है जो तत्कालिक हैं। याचिका में तलाक उल सुन्नत द्वारा तलाक के संबंध में चेक और बैलेंस के रूप में विस्तृत दिशा निर्देश या कानून जारी करने के लिए निर्देश भी मांगे गए हैं। इस आशय का एक घोषणा पत्र भी मांगा गया था कि मुस्लिम विवाह केवल एक अनुबंध नहीं है बल्कि एक स्थिति है। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि हमें इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती क्योंकि संसद ने पहले ही हस्तक्षेप किया है और उक्त अधिनियम को अधिनियम किया गया है। याचिका एक 28 वर्षीय मुस्लिम महिला दायर की गई थी जो 9 महीने के बच्चे की मां भी है। उसे उसके पति ने इस साल अगस्त में 3 तलाक बोलकर छोड़ दिया था। तो इधर उपहार सिनेमा अग्निकांड में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान 1996 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सुशील और गोपाल अंसल को उनके 2 कर्मचारियों समेत 4 लोगों को दोषी ठहराया गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड में महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़खानी करने के मामले में दोषी ठहराया। मामले की अगली तारीख 12 अक्टूबर को सजा पर बहस होगी। उपहार अग्निकांड से जुड़े साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने अन्य लोगों के साथ सुशील अंसल और गोपाल अंसल को नामजद किया था।
पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य महानगर दंडाधिकारी पंकज शर्मा ने गुरुवार को अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में मुख्य उपहार मामले में जुड़े साक्ष्यों से छेड़खानी करने से जुड़ा था। उपहार अग्निकांड में 59 लोग मारे गए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने उपहार हादसा पीड़ितों की ओर से कोर्ट को बताया कि अंसल बंधुओं और एसएस पवार ने मुख्य उपहार केस में सीबीआई द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों को नष्ट करने की साजिश रची थी। इनमें से चुनकर अहम दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया और उनमें काफी गायब भी हो गए। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड के मुख्य मुकदमे में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में अभियोजन का सामना कर रहे रियल स्टेट कारोबारी सुशील अंसल की याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में उनकी पैरवी करने वाले वकील के बदले जाने के चलते जांच अधिकारी से जिरह की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि गवाह को वापस बुलाने के लिए सिर्फ वकील बदला जाना आधार पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अंसल की याचिका में कोई दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, यदि शिकायत या स्रोत की जानकारी के माध्यम से सीबीआई द्वारा प्राप्त जानकारी में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो प्रारंभिक जांच करने के बजाय सीधे एक नियमित मामला दर्ज कर सकती है। जहां अधिकारी संतुष्ट है कि जानकारी के खुलासे से एक संज्ञेय अपराध का गठन होता है। अदालत ने फैसले में कहा कि एक प्राथमिकी इसलिए समाप्त नहीं होगी क्योंकि प्रारंभिक जांच नहीं की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि सीबीआई प्रारंभिक जांच नहीं करने का विकल्प चुनती तो आरोपी इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता। इस मामले में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक प्राथमिकी को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो नियमावली 2005 के तहत प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी। अपील में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सीबीआई ने तर्क दिया कि सीबीआई मैनुअल प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं करता और इसके प्रावधान निर्देशिका है। दूसरी ओर ये तर्क दिया गया था कि आय से अधिक संपत्ति समेत सरकारी सेवकों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले एक प्रारंभिक जांच एक आवश्यकता है, क्योंकि अनुचित जल्दबाजी के कारण तुच्छ और अक्षम्य शिकायतों का पंजीकरण होगा जिससे इन अधिकारियों के करियर पर असर पड़ सकता है। इसलिए अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या सीबीआई को अनिवार्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के दावों से जुड़े हर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता है। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर केला कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। कोर्ट में दलीलों के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि अगर विवाद को है तो जज को ये केस हायर बेंच को रेफर कर देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हुआ। आर्यन कहीं भागेंगे नहीं। मुंबई की किला कोर्ट ने लग्जरी क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती मामले में आरोपी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे ड्रग्स के मामले को लेकर फंसे आर्यन खान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आर्यन समेत सभी आरोपियों को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने आर्यन को राहत नहीं दी है, साथ में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनपीसी के तर्क को स्वीकार कर लिया कि केवल विशेष सत्र न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, न कि मैजिस्ट्रेट को। शुरुआत में एनबीसी ने जमानत आवेदनों का विरोध किया और अदालत के समक्ष जवाब दाखिल करते हुए कहा कि ये गलत है और विचारणीय नहीं है। उनका मामला ये है कि आरोपियों के खिलाफ आरोपित अपराध विशेष एनडीपीएस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय हैं। मानशिंदे ने तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत बार वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, इसीलिए इस अदालत द्वारा जमानत पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 3 साल से अधिक के कारावास को आकर्षित करने वाले सभी अपराध का प्रावधान करने वाली एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36A विशेष अदालत द्वारा विचारणीय वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है। उन्होंने संजय नरहर मालशे बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि अदालत सीआरपीसी द्वारा शासित है, जबकि कई अपराध हैं जो विशेष अदालतों द्वारा विचारणीय हैं।
लेकिन जमानत पर अभी भी मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है। आर्यन खान की ओर से पेश अधिवक्ता सतीश माने शिंदे ने तर्क दिया कि खान पर उपभोग का आरोप नहीं है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने पर प्रतिबंध खान पर लागू नहीं होगा। उन्होंने तर्क दिया, मैसेज में भी मेरे खिलाफ कोई सामग्री नहीं है। माने शिंदे ने हर्ष शैलेश द्वारा बना महाराष्ट्र राज्य के फैसले पर भी भरोसा किया, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली बार 2 अपराधियों के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए ड्रग्स रखने और खपत के मामले में जमानत दी थी। इस मामले में ये माना गया कि किसी पार्टी में किसी अन्य व्यक्ति के लिए ड्रग्स खरीदने से प्रथम दृष्टया एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत के लिए धारा 37 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए ड्रग पेडलर नहीं बन जाएगा। उन्होंने कहा, मैं खान फरार होने नहीं जा रहा हूँ, छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं, मुझे जमानत दी जानी चाहिए। 2 अक्टूबर को एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर छापेमारी के लिए अधिकारियों की एक टीम का नेतृत्व किया, जहां से कॉर्डिलिया क्रूज लाइनर को गोवा के लिए प्रस्थान करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से पूछा है कि क्या उसने जाली डिग्री के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे कथित फर्जी वकीलों के खिलाफ शिकायतों के सत्यापन के संबंध में प्रक्रिया तैयार की है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ शक्ति प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीसरा प्रतिवादी एक नकली वकील है, जिसके खिलाफ सत्यापन के लिए यूपी बार काउंसिल में शिकायत की गई थी। हालांकि उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने अजेंदर सागवान बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें फर्जी वकीलों का पता लगाने के लिए राज्य बार काउंसिल को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया। इस पृष्ठभूमि में यूपी बार काउंसिल से जवाब मांगते हुए कोर्ट ने मामले को 25 अक्टूबर 2021 को अतिरिक्त सूची में रखने का निर्देश दिया। हाल ही में केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक फर्जी महिला वकील का मामला सामने आया था, जिसमें सीसी जेवियर नाम की एक महिला ने केरल में एलएलबी की डिग्री और स्टेट बार काउंसिल में नामांकन के बिना 2 साल से ज्यादा समय तक वकालत की थी। कोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशन नए सदस्यों को स्वीकार करने से पहले बार काउंसिल से स्थापित करे। जस्टिस शिरसी वी ने ये कहते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उसकी अवैध गतिविधियों से वो भी जिन्हें अदालत के समक्ष किया जाता था, सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यदि नरमी बरती जाती तो केवल तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वो एक युवती है, पूरी न्यायिक प्रणाली के लिए शर्म की बात होगी और न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को हिला देगा। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.